स्टोरी की शुरुआत एक क्लासरूम से होती है जहां हमारा एमसी सो रहा था। तभी अचानक से वह उठता है और चिल्लाता है, लिटिल जूनियर सिस्टर। ये कहने के साथ वह सोचता है, ये क्या हो गया। मैं तो अपनी लिटिल जूनियर सिस्टर के साथ इमोर्टलों के फॉर्चूनर लैंड में एंटर कर रहा था, लेकिन मैं अचानक से यहाँ कैसे आ गया। लिटिल जूनियर सिस्टर खुद को सेक्रीफाइस करके मुझे बचाया था, लेकिन वो खुद कहीं गायब हो गई। तभी वह अपने आसपास देखता है और सोचता है, ये क्या हो गया। ये तो शायद मेरा ही हाई स्कूल लग रहा है। क्या मैं सच में अपने पास्ट में आ गया हूँ। तभी उसका क्लास में उसे कहता है कि यहाँ एग्ज़ाम हो रहा है, अब क्या तुम दिन में भी सपने देखने लग गए हो। तभी एमसी अपने आसपास देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है, अच्छा तो ये मेरा हाई स्कूल ही है और मैं अभी अपने हाई स्कूल के एग्ज़ाम हॉल में हूँ। तभी सब लड़के उस पर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि चैनमू अब दिन में भी सपने देखने लग गया है। तभी हमें हमें हमारे एमसी का नाम बताया जाता है, जो कि होता है चैनमू। तभी क्लास की सबसे ब्यूटीफुल लड़की यूही सोचती है कि मॉम डैड चाहते हैं कि हम दोनों साथ रहें, पर इसके जैसे लड़के जो कभी पढ़ाई को सीरियस नहीं लेते, वो लोग कभी बरदर हुआ से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट सीन में हमें टीचर्स एंड प्रिंसिपल दिखाए जाते हैं, जो बच्चों से कह रहे थे कि एग्ज़ाम में ध्यान दो वरना तुम्हें एक एक करके फेल कर दिया जाएगा। तभी टीचर चैनमू को देखता है और डांटता है कि तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो, क्या तुम्हें एग्ज़ाम नहीं देना। पर चैनमू तो हैरान हो रखा था और सोच ही रहा था कि क्या मैं सच में अपने पास्ट में आ गया हूँ, क्योंकि जो टीचर मेरे सामने हैं वो मुझे हाई स्कूल में इंग्लिश पढ़ाया करते थे और अब तो मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी ख़त्म हो गई है। तब एमसी को पक्का यकीन हो जाता है कि वह पास्ट में आ गया है। तभी एमसी सोचता है कि जब मैं अपने पास्ट में आ ही गया हूँ तो मैं अपनी फैमिली दोस्तों को एक अच्छी लाइफ दे पाऊँगा और अपनी लिटिल जूनियर सिस्टर को भी बचा पाऊँगा। चैनमूस ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी टीचर उसे डांटता है कि तुम अब तक खड़े हो, अगर तुम्हें एग्ज़ाम नहीं देना तो मेरे एग्ज़ाम हॉल से निकल जाओ। ये सुनते ही चैनमू वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर सभी लड़के हैरान हो जाते हैं, पर चैनमू तो अपनी कल्टीवेशन को दोबारा रिस्टोर करने का प्लान बना रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें कल्टीवेशन के रियलम के बारे में बताया जाता है। कल्टीवेशन लेवल में सबसे नीचे जो लेवल आता है उसे क्यूआई रिफाइनिंग लेवल बोलते हैं, और फिर उसके बाद गोल्डन कोर रियलम आता है, उसके बाद इन्फिनाइट रियलम आता है, फिर आता है बॉडी फ्यूजिंग रियलम, फिर महायाना, फिर क्लाइमेटी और फिर इमोर्टल लेवल, और सबसे लास्ट में जो सबसे पावरफुल लेवल होता है उसे कहते हैं वेनरेबल लेवल। और पास्ट में हमारा एमसी बॉडी फ्यूजिंग रियलम पे होता है। तभी एमसी पेड़ के नीचे बैठकर या सोचकर कल्टीवेशन करने लग जाता है कि वह पिछले जन्म में बॉडी फ्यूजिंग लेवल पर था, उसे अब यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। और 1 घंटे तक कल्टीवेशन करने के बाद वह अपनी क्यूआई को बॉडी में फ्यूज़ कर पाता है, जिसे देखकर वह खुश हो जाता है। और तभी वहाँ उसके सारे दोस्त भी आ जाते हैं जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। पर एमसी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तभी उसकी नज़र एक गोल्डन हेयर वाली लड़की पर जाती है और एमसी सोचता है कि यह एक ऑर्डिनरी बिजनेस फैमिली से है, पर पास्ट लाइफ में इसने मेरी बहुत सारी मदद की थी। तभी यूई चैन एमसी से कुछ बोलती है, पर एमसी उसे इग्नोर करके गोल्डन हेयर लड़की जिसका नाम याओ याओ था उससे कुछ पूछता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया। यह देखकर वह लड़की ब्लश करने लग जाती है। फिर एमसी वहाँ से चला जाता है और यूई सोचती है कि इसे क्या हो गया, ये तो मुझे इग्नोर कर रहा है। क्या इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो स्कूल की गॉडेस को इग्नोर कर सके। पर हमारे एमसी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अपने रास्ते चले जाता है। तभी एमसी हमें बताता है कि इसी दिन की बात याओ की फैमिली को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि याओ ही एक ऐसी लड़की थी जिसने पास्ट में मेरी बहुत मदद की थी। फिर एमसी हमें बताता है कि अभी तो मैं यूई के घर में ही रहता हूँ, क्योंकि उसकी मदर और मेरी मदर दोनों आपस में अच्छे दोस्त हैं। पर अब मैं वहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जल्द से जल्द अपने रहने का इंतज़ाम करना ही होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एमसी को रोड किनारे तालिस्मान सेल करते हुए दिखाया जाता है। तभी एक बुड्ढा कहता है कि अब तो साले स्टूडेंट भी स्कैम करने लग गए हैं, क्या होगा इस जनरेशन का। ये सब सुनकर तो सारे लोग एमसी की तरफ देखने लग जाते हैं, पर एमसी तो खुद में मन ही मन अपनी तारीफ़ करके खुश हो रहा था और सोचता है कि मेरी कल्टीवेशन भी इतनी अच्छी हो गई और मैंने इतने अच्छे तालिस्मान भी बना लिए, अब तो मैं बहुत सारे पैसे कमा पाऊँगा। एमसी यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम जिनपाई होता है, और वह लगातार एमसी से इन तालिस्मानों के इफ़ेक्टों के बारे में पूछने लग जाती है। फिर एमसी उसे बताता है कि यह सब तालिस्मान मैजिकल हैं, पर वह लड़की उससे पूछती है कि क्या ये मरे हुए को भी ज़िंदा कर सकते हैं या फिर कोई पुरानी इंजरी को हील कर सकते हैं। एमसी कहता है हाँ हाँ। एमसी का शक्ल तो इस बार देखने लायक थी,
लास्ट में फिर वह एक सोल रिकवरिंग तालिस्मान के बारे में पूछती है कि क्या वह सच में किसी कोमा के व्यक्ति को भी वापस ठीक कर सकता है। एमसी कहता है हाँ हाँ। फिर वह लास्ट में उसके प्राइस के बारे में पूछती है। एमसी बताता है कि इसका प्राइस 30 युआन पर पीस है। और यह सुनकर तो वह लड़की खुश हो जाती है और उसे बाय करने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ जिनपाई की दोस्त आ जाती है और उसे गाली देते हुए कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर भी है? क्या तुम एक कागज़ के टुकड़े के लिए 30 युआन दे रही हो? पर अपने दोस्त के मना करने के बाद भी वह लड़की एमसी से वह तालिस्मान बाय कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन हमें एमसी के रेंटेड हाउस का दिखाया जाता है, जहां एमसी अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। और इसके बाद हमें जिनपाई के हाउस का भी सीन दिखाया जाता है, जहां जिनपाई अपने ग्रैंडफादर से अपनी ग्रैंडमदर की तबीयत के बारे में पूछती है। तब हमें यह पता चलता है कि जिनपाई की ग्रैंडमदर की तबीयत ख़राब है, इसीलिए जिनपाई ने एमसी से वो तालिस्मान बाय कर लिए थे। उसके बाद जिनपाई अपने ग्रैंडफादर को बताती है कि आज मैं एक एक्सपर्ट से मिली हूँ और उसने मुझे बताया कि इन तालिस्मान का यूज़ करके मैं अपनी ग्रैंडमदर को भी बचा सकती हूँ, क्योंकि उसके सारे तालिस्मान मैजिकल हैं। यह सब सुन के ग्रैंडफादर कहता है, जिनपाई तुम बच्चों वाली बात कैसे कर सकती हो? तुम्हारी ग्रैंडमदर बीमार है और मैं सिटी के सबसे अच्छे डॉक्टर से भी उसका इलाज करवा चुका हूँ। उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि तुम्हारी ग्रैंडमदर का इलाज नहीं हो सकता। तुम बचकानी हरकतों को छोड़ो। पर बार बार जिनपाई के फोर्स करने पर उसके ग्रैंडफादर मान जाते हैं और उस तालिस्मान को जैसे ही अपनी पत्नी के ऊपर यूज़ करते हैं तो वहाँ से एक ख़तरनाक लाइट निकलती है और जिनपाई की ग्रैंडमदर ठीक हो जाती है। यह सब देखकर ग्रैंडफादर हैरान हो जाते हैं और जिनपाई से कहते हैं, जल्दी मुझे उस एक्सपर्ट का नाम बताओ। जिनपाई कहती है कि मैंने तो पूछा ही नहीं। फिर जिनपाई के ग्रैंडफादर कहते हैं कि जल्दी जल्दी मुझे उस बैकग्राउंड के बारे में बताओ। अगर पता है तो बताओ, नहीं तो उसके बारे में पता करो, मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन हमें एमसी का दिखाया जाता है, जो कि कल्टीवेशन कर रहा था और कह रहा था कि अर्थ की क्यूआई बहुत कम हो गई है, मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए और क्यूआई की ज़रूरत पड़ेगी। तभी एमसी अपनी फ़ोन की तरफ देखता है, जिसमें उसकी मदर की कॉल आ रही थी। वह जैसे ही कॉल उठाता है, उसकी मदर उससे कहती है कि जल्दी से यांग एयरपोर्ट आ जाओ, हम तुम्हारी ग्रैंडमा के फ्यूनरल में जा रहे हैं। पर 600 साल बाद अपनी मदर की आवाज़ सुनते ही एमसी इमोशनल हो जाता है, पर जैसे तैसे वह अपनी इमोशन को कंट्रोल करके एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। फिर एयरपोर्ट पहुंचते ही एमसी हमें बताता है कि कैसे वो एक टूल की तरह यूज़ किया जा रहा है यान फैमिली से क्लोज आने के लिए, क्योंकि चाइना में बड़ी बड़ी फैमिली और बड़ी होने के लिए एक दूसरे से शादी कर लेती है। पर चेनमू कहता है कि जब इस बार मैं पास्ट में आ ही गया हूँ तो इस बार मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। पर पास्ट में तो यान फैमिली ने मैरिज कैंसिल कर ली थी, जिसके चक्कर में मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। और जब वह एयरपोर्ट पर उतरता है और अपनी माँ को 600 साल बाद देखता है तो वह देख कर ही इमोशनल हो जाता है और फिर वह अपनी माँ को मस्का मारने लग जाता है कि तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो। फिर दोनों सन और मदर बात करते करते ली फैमिली की ओर चले जाते हैं, जो कि उसकी मदर की फैमिली है। फिर हमें यांगजिन सिटी का सीन दिखाया जाता है, जो कि ली फैमिली के अंडर आती है। नेक्स्ट सीन हमें ली फैमिली का दिखाया जाता है, जहां एमसी और उसकी मदर पहुंच जाती है। ली फैमिली का बटलर एमसी की मदर से कहता है, मिस आप यहाँ क्यों आई? बटलर की कैसे रिएक्शन पर एमसी को पता लगता है कि उसकी माँ पार्टी में इनवाइट नहीं है। तभी एमसी की मदर कहती है कि क्या अब एक डॉटर अपनी माँ को रिस्पेक्ट देने भी नहीं आ सकती? फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर हमें ली फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एमसी के अंकल उसकी मदर को कह रहे थे कि तुम यहाँ क्यों आई। फिर एमसी का थर्ड अंकल कहता है कि सिस्टर मदर को लास्ट टाइम देखने आई है। फिर जैसे ही एमसी अपनी मदर के साथ आगे जाने लगता है, वैसे ही उसके अंकल उसे रोक देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पास हमारी ब्लड लाइन नहीं है। भले ही तुम्हारी माँ के पास हमारी ब्लड लाइन है, पर हमें नहीं पता कि तुम्हारे पास हमारी ब्लड लाइन है या नहीं, इसलिए तुम अंदर नहीं जा सकते, इसलिए तुम हमारी मदर को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। यह देखकर एमसी की मदर को गुस्सा बहुत आता है, पर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। फिर एमसी की मदर अपनी मदर को रिस्पेक्ट देने के लिए अंदर। फिर नेक्स्ट सीन हमें पार्किंग सीन का दिखाया जाता है, जहां एमसी का कज़न एमसी की मदर से कह रहा होता है, आंट चेनमू आज हमारे साथ रहेगा, क्योंकि फादर ने मुझे कहा है कि मैं अपने लिटिल ब्रदर को ली फैमिली का एरिया घुमाऊं और उसे ली फैमिली की महानता के बारे में बताऊं। पर एमसी को तो पता होता है कि जैसे ही उसकी मदर वहाँ से जाएगी, वह उसके साथ मारपीट करने लगेंगे। और होता भी ऐसा ही है। उसका कज़न उसे एक
ओल्ड वेयर हाउस की देता है और कहता है कि आज तुम ये रहोगे, तुम्हें अपनी औकात के बारे में पता होना चाहिए। एमसी यह सब सुनकर हैरान नहीं होता क्योंकि एमसी को पता होता है कि अब वो क्या करने वाले हैं। फिर एमसी उसकी को जला देता है और याद करता है कि पिछली बार वह उसे वेयर हाउस में लेके कितना मारा था, पर इस बार सीन थोड़ा अलग है। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि एमसी का कज़न अपने दोस्तों के साथ एमसी को मारने के लिए आ रहा होता है। जैसे ही वेयर हाउस में एंटर करता है, वह देखता है कि एमसी तो एक कुर्सी पर बैठ रखा है। फिर एमसी उनसे कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? फिर एमसी का भाई अपने दोस्तों को ऑर्डर देता है कि इसके हाथ पैर तोड़ दो, पर इसे जान से मत मारना। यह सब सुनते ही उसके दोस्त एमसी पर टूट पड़ते हैं, पर एमसी तो उन्हें 1 मिनट से कम समय में हरा देता है, जिसे देखकर तो एमसी का भाई भी हैरान हो जाता है और कहता है, चैनमू, मुझे नहीं लगा था तुम इतने पावरफुल हो, लगता है तुम्हारे पास भी कुछ ट्रिक्स हैं। पर यह ट्रिक्स मेरे पे काम नहीं आएगी, अब मैं तुम्हें असली पावर दिखाऊंगा। फिर एमसी का गजन अपनी क्यूआई को रिलीज़ कर देता है, जिसे देखकर तो एमसी भी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये भी कल्टीवेटर है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या अर्थ में सचमुच में कल्टीवेटर है? पर यह सब एमसी सोच ही रहा होता है कि तभी उसका ब्रदर उसे एक पंच मारने वाला ही होता है, पर एमसी उसके पंच को एक हाथ से पकड़ देता है और उसे ज़मीन पर पटक देता है। यह सब देखकर तो एमसी का गजन हैरान हो जाता है और कहता है, कैसे? पर एमसी तो यही सोच रहा था, क्या सच में ये जो मेरा ब्रदर है ये आउटर कोर रियलम पे है? क्या यह सच में हो सकता है कि अर्थ में अभी भी इमोर्टल जिंदा हो? फिर एमसी अपने ब्रदर के ऊपर पाँव रखकर कहता है, क्या तुम इसे ही ट्रू स्ट्रेंथ कहते हो? यह सब देखकर तो उसके कजिन के साथ आए हुए दोस्त भी कहते हैं, चैनमू, ब्रदर हुई को जाने दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। एमसी कहता है, क्यों नहीं, मैं उसे ज़रूर जाने दूंगा, पर पहले थोड़ा उसकी खातिरदारी तो कर लूँ, उसे थोड़ा चाय पानी पिला दूँ। चाय पिलाने की जगह वह उसका एक हाथ तोड़ देता है और साथ ही में उसे क्रिपल कर देता है और उसके डाइटियान भी तोड़ देता है, जिससे अब वह कभी कल्टीवेशन नहीं कर सकता और जो उसने कल्टीवेशन की होगी वो भी नष्ट हो जाएगी। यह सब देखकर तो एमसी का गजन बहुत ज़ोर से चिल्लाता है दर्द के मारे और कहता है, चैनमू, मैं तुम्हें बहुत जल्द मारूंगा, चाहे दुनिया ख़त्म हो जाए पर मैं तुम्हें मार कर ही रहूँगा। एमसी कहता है, क्यों नहीं, अगर ज़िंदा रहे तो ज़रूर मार लेना। नेक्स्ट सीन अमीरी फैमिली का दिखाया जाता है, जहां एमसी के आंट और अंकल अपने बेटे को लेके एमसी के ग्रैंडफादर में आए होते हैं और एमसी के ग्रैंडफादर को बताते हैं, देखिए उस ट्रैश ने मेरे बेटे के साथ क्या कर दिया, उसने मेरे बेटे की डंटियाँ तोड़ दी और उसे हमेशा के लिए क्रिपल कर दिया। यह सब सुनकर तो एमसी के ग्रैंडफादर भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने ली फैमिली के अंदर हाथ डाला। फिर एमसी की आंट बताती है कि और कोई नहीं, लिटिल फोर्थ सिस्टर का बेटा चैनमू, उसी ने ये सब किया है। यह सुनकर तो ग्रैंडफादर को और गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक लड़के को कहते हैं कि जल्दी उस ब्रैड को यहाँ ले आओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पर यह सब सुनते ही चैनमू कहता है, किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी तो बेटे मैं अकेला ही फाड़ूंगा, और कहकर वहाँ आ जाता है। हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल हिडन मानवा। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि चन्नू वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि यह लड़का यहाँ मरने आ गया। तभी उसका अंकल कहता है कि सच में इसके पास दम है, क्योंकि ये यहाँ अकेला आ गया, क्या इसे ऐसा डर नहीं है कि ये यहाँ आकर मर भी सकता है? तभी उस लड़के की मदर एमसी से कहती है कि देखो तुमने अपनी कज़न के साथ क्या कर लिया, क्या वो तुम्हारा कज़न नहीं था? तुम्हें ली फैमिली घुमाने के लिए नहीं लेकर गया था? ये सब देखकर एमसी उसे कुछ नहीं बोलता। तभी उसका ग्रैंडफादर उसे कहता है कि नील डाउन, जल्दी मेरे सामने झुक जाओ। पर एमसी अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि मुझे और हेवन को पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो मैं क्यों झुकूंगा? ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं यह पक्का मरेगा। तभी उस लड़के का फादर एमसी से कहता है कि अगर तुम अपनी गलती को एडमिट कर दोगे तो और एक उचित दंड ले लोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, इससे तुम ली फैमिली से एक्सपेल भी नहीं होगे। एमसी यह सुनकर कहता है कि ली फैमिली, मैं तुम्हारी ली फैमिली में रहना भी नहीं चाहता। ये सब देखकर तो लड़के के फादर को गुस्सा आ जाता है और अपने फादर से कहता है कि देखो फादर, अब ये ली फैमिली की भी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, क्या आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? तभी एमसी का ग्रैंडफादर एमसी से कहता है कि अब मैं तुम्हें ली फैमिली के रूल्स के हिसाब से पनिश करूंगा। तभी पीछे एक खड़ी लड़की कहती है कि मुझे डर है कि ये ली फैमिली से निकाल दिया जाएगा, लेकिन एमसी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी वहाँ एमसी की मदर आ जाती है और अब कहती है कि बिग ब्रदर, मुझे लगता है कि ये कोई गलतफहमी है। पर एमसी का अंकल कहता है कि अपनी नेफ्यू को देखो, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये कोई गलतफहमी है? फिर जैसे ही एमसी की मदर अपनी नेफ्यू की तरफ देखती है तो वो भी एमसी की तरफ देखने लग जाती है और कहती है, क्या ये तुमने क्या कर लिया? एमसी कहता है कि मैं अपनी मदर के लिए इसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मुझे ली फैमिली में किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं अपनी मदर के लिए ज़रूर स्टैंड लूँगा। इसीलिए एमसी अपने कज़न के साथ आए हुए दोस्त को कहता है कि चलो अब यहाँ आओ और सबको सच सच बताओ कि आज रात क्या हुआ था,
क्या मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की? क्या वो तुम नहीं थे जिन्होंने पहले मेरे पे हमला किया? वो लड़का डर जाता है और सब सच सच बताने लग जाता है कि कैसे उसके कजिन ने उसे मारने की प्लानिंग की थी और उन सबको वेयर हाउस में भेजा था कि चन्नू के हाथ पैर तोड़ दो, पर उसे जान से मत मारना। इसके लिए उसने अपनी मार्शल आर्ट का भी उपयोग किया था, पर चन्नू पावरफुल निकला, इसलिए उसने हम उन सबको हरा दिया। ये सब सुनकर तो वहाँ सब लोग हैरान हो जाते हैं और चन्नू की मदर उसके अंकल से कहती है, बिग ब्रदर, अब बताओ, क्या तुमने अपने सन को ऐसे ही बड़ा किया है? क्या वो अपने कजिन को ऐसे ही मार देगा? अगर एमसी पावरफुल नहीं होता तो वो उसका कजिन उसे जान से मार देता। फिर उस लड़के की मदर एमसी से कहती है कि अगर उसने तुम्हें मारने की कोशिश करी भी है तो तुम उसे इतना गंदा कैसे मार सकते हो? देखो उसकी क्या हालत हो गई है। और आज ये लड़का इतना डरा हुआ क्यों है? मुझे तो लगता है कि तुमने उसे डराए और कहा है कि यहाँ ये सब कहने को। एमसी कहता है कि तुम्हें जो मर्जी बोलना है बोल लो। तभी उसकी मदर कहती है, क्या तुम पागल हो? पर एमसी अपनी मदर को समझाते हुए कहता है, रुक जाओ मदर, अभी आगे का खेल बाकी है। फिर एमसी की मदर अपने फादर से कहती है कि बताओ ली फैमिली से कैसे रिजोल्व करेगी। एमसी का ग्रैंडफादर कहता है कि अब मैं इसे अपने फैमिली से निकाल रहा हूँ, अगर बाहर ये कहीं मरता है तो इससे ली फैमिली का कोई नाता नहीं रहेगा। फिर एमसी की मदर कहती है कि इसके आगे, फिर उसका ग्रैंडफादर कहता है कि लाइफ के बदले लाइफ। फिर कहता है कि पहले हम उस लड़के का उठने का इंतज़ार करेंगे, फिर वो जैसे चन्मू को साथ करना चाहेगा वैसा करेगा। और वो ऑर्डर देता है कि चन्मू को पकड़ो। चन्मू की मदर कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। यह सुनते ही चन्मू ग्रैंडफादर कहता है कि तुम वापस बोलने की हिम्मत कर रही हो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या हो। फिर चन्मू की मदर कहती है कि मैं तुमसे डरती नहीं। यह देखकर तो चन्मू भी खुश हो जाता है और कहता है, पहली बार मदर ने मेरे लिए स्टैंड लिया और ली फैमिली के अगेंस्ट हो गई, मैं यही चाहता था। इसके बाद उसका ग्रैंडफादर चन्मू की मदर को मारने के लिए आने ही वाला था, लेकिन बीच में ही चन्मू उसका हाथ पकड़ देता है और कहता है, बुड्ढे, अब तू अपनी लिमिट से पार जा रहा है। मैं तुझे अब तक बख्श रहा था क्योंकि तू मेरा ग्रैंडफादर है, लेकिन अब मैं तुझे नहीं बख्शूंगा क्योंकि तू मेरी मदर को मारने वाला है। और वो कहता है, अगर तुम में से किसी ने भी मेरी मदर का एक हेयर भी टच किया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। लेकिन तभी वहाँ दो कल्टीवेटर आ जाता है, जिन्हें देखकर चन्मू भी कहता है, अच्छा ये भी आ गए, मुझे नहीं लगा था कि ली फैमिली के पास इतने बड़े कल्टीवेटर भी होंगे। तब हमें बताया जाता है कि जो कल्टीवेटर है वो डिसेंटेंस रियलम पे है। जो एमसी कहता है कि अभी के लिए ये मेरे लिए खतरा है, पर ये इतने बड़े खतरे भी नहीं है जिन्हें मैं अभी संभाल न सकूं। फिर एमसी वहाँ अपना ऑरा रिलीज करने लग जाता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या चन्मू एक इनर रियलम का मास्टर है? ये देखकर तो उसके ग्रैंडफादर भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो छोटा सा डिस्टेंस था, अगर चन्मू मुझे मारना चाहता तो कोई भी मुझे बचा नहीं सकता था। ये देखकर वो डर जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक सिस्टर कहती है चन्मू को कि तुम अपनी ग्रैंडफादर डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें डर नहीं है? तभी चन्मू कहता है, ग्रैंडफादर, क्या तुम्हें लगता है कि ये मेरा ग्रैंडफादर है? जब मुझे बुली किया जा रहा था तब ये कहाँ था? जब मैं पैदा हो के मरने ही वाला था तब ये कहाँ था? जब मुझे ये फैमिली ने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करा तब ये कहाँ था? अभी थोड़ी देर पहले अगर मैं पावरफुल नहीं होता तो मैं मर जाता, तब ये ग्रैंडफादर कहाँ था? मुझे ऐसा ग्रैंडफादर चाहिए ही नहीं है। तो इसे हमेशा से एक कमीना पर्सन मानता हूँ जिसने मेरी कभी मदद नहीं की। क्या ये मेरे ग्रैंडफादर होने के लायक भी है? फिर वहाँ ली फैमिली का सबसे ओल्डेस्ट सन आ जाता है और चन्मू को भला बुरा कहने लग जाता है। वह कहता है कि तुम उस टाइम से यह दिखावा कर रहे हो कि ली फैमिली ने तुम्हारे साथ बुरा किया और तुम बुरी हो रहे थे, जबकि तुमने खुद अपने ही कजिन को इतनी बुरी तरीके से मारा कि वो क्रिपल हो गया। अब तुम यहाँ दिखावा कर रहे हो। अगर ली फैमिली ने तुम्हारे साथ बुरी तरह ट्रीट भी किया है तो तुम उसके हकदार थे, क्योंकि तुम एक छोटी फैमिली से आते हो और एक फेलियर सन थे। अब तुम कुछ मार्शल आर्ट सीख ली तो तुम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझ रहे हो। हम तुम्हें एक लास्ट मौका देंगे, अगर तुम अपने घुटनों पे आ जाओ और हम सबसे माफ़ी मांगो तो हम तुम्हें एक बार छोड़ने का मौका दे सकते हैं और दोबारा अपनी फैमिली में ले सकते हैं। मैं अपने ग्रैंडमा से रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम वहाँ आ जाओ। पर चन्मू कहता है, नील डाउन, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारी ली फैमिली की इतनी औकात है कि वो मुझे नील डाउन करा सके? ये सब सुन के तो उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और कहता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सिर्फ 5 ईयर में तुम्हारी चैन फैमिली और तुम्हारी मदर का मी हुआ ग्रुप, उन दोनों को मैं ख़त्म कर दूंगा। चन्मू कहता है, 5 ईयर? मैं कसम खाता हूँ कि 3 साल के अंदर मैं तुम्हारी इस पूरी ली फैमिली को अपने जूतों के नीचे रखूँगा। ये सब सुनकर तो वहाँ सब लोगों को गुस्सा आ जाता है, पर वहाँ कोई कुछ नहीं करता। फिर उसका ग्रैंडफादर कहता है कि ऑल राइट, ये सब यहीं ख़त्म हुआ। आज से मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मेहुआ ग्रुप और चैन फैमिली और ली फैमिली आपस में एक दूसरे के साथ दुश्मन है। आज से ली फैमिली के सबसे बड़े दो कट्टर दुश्मन मेहुआ ग्रुप और चैन फैमिली है। इसके बाद
एमसी की मदर कहती है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, चलो अब कर भी क्या सकते हैं, अब मैं अपने मिहुआ ग्रुप को डिफेंड ही कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन हमें एक सिटी का दिखाया जाता है जहाँ एमसी एक जेट की तलाश में घूम रहा था, क्योंकि एमसी को जल्द से जल्द क्यूआर रिफाइनिंग के सेकंड स्टेज पर ब्रेक थ्रू करना था। फिर वह इधर उधर देखता है, फिर उसे एक शॉप नज़र आती है। वहाँ जाकर वो पूछता है कि ये स्टोन कितने का दिया। शॉपकीपर 1000 बताता है। फिर वह पेंटिंग के बारे में भी पूछता है। शॉपकीपर उसे 2000 बताता है। फिर एमसी की नज़र एक स्टोन पर पड़ती है जिसे देखकर उसकी आंखें चमक जाती है। फिर एमसी पूछता है कि ये स्टोन कितने का है। फिर शॉपकीपर बताता है कि मैं स्टोन फ्री में दे दूंगा, बस तुम्हें ये बताना होगा कि इस स्टोन के क्या यूज़ है। एमसी भी सोचता है कि ये बुड्ढा बहुत चालाक है, इसे पता है कि पैसों से भी ज़्यादा की कुछ वैल्यू होती है। इसलिए वह कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें ये ज़रूर बताऊंगा, पर पहले तुम मुझे ये स्टोन दे दो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल हिडन मानवा। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एमसी उस शॉप में गया होता है और उस स्टोन के बारे में पूछ रहा होता है, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर एमसी उससे वह स्टोन ले लेता है और फिर वह शॉपकीपर एमसी से कहता है कि मास्टर प्लीज़ मेरे पीछे आइए, क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर हम स्टोन की बात ऐसे कैजुअली नहीं कर सकते। एमसी भी उसकी बात मान के उसके पीछे चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें एक घर का दिखाया जाता है जहाँ एमसी उसे बता रहा होता है कि यह स्टोन कोई आम स्टोन नहीं है, यह एक मैजिकल स्टोन है जो अर्थ और हेवन की पावर को पोजेस करता है। यह सुनकर तो वह भी हैरान हो जाता है और वह कहता है कि क्या ये नॉर्मल पीपलों के यूज़ आ सकता है। एमसी कहता है नहीं, ये सिर्फ कल्टिवेटरों के लिए यूज़ हो सकता है, नॉर्मल पीपलों के लिए एक आम सा स्टोन है। यह सुनकर तो वो कहता है अच्छा, तो क्या आप एक कल्टिवेटर है। एमसी कहता है हाँ। फिर वह कहता है कि मेरे मास्टर भी कल्टिवेटरों की बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे, परंतु मैंने आज तक कल्टिवेटर नहीं देखे। मैं तो यह सोच रहा था कि अब इस दुनिया में कल्टीवेटर ख़त्म हो गए हैं, पर आज आपको देख के मुझे यकीन हो गया कि अभी भी इस दुनिया में कुछ कल्टीवेटर बचे हुए हैं। फिर एमसी उस शॉपकीपर से पूछता है कि आपको ये स्टोन कहाँ मिला। फिर वही शॉपकीपर बताता है कि ये स्टोन मुझे लिंगू माउंटेन की ब्लैक पॉन्ड में मिला। वहाँ ऐसे कई सारे स्टोन थे, पर मैं ज़्यादा नीचे नहीं जा सका क्योंकि वहाँ मुझे अजीब सा ऑरा महसूस हो रहा था, इसलिए मैं डर गया और वापस आ गया। एमसी कहता है क्या अजीब सा ऑरा, क्या आपको वहाँ कहीं मॉन्स्टर भी दिखा। वह कहता है मॉन्स्टर तो नहीं, लेकिन वह मुझे जैसे ही मैं डीप एरिया में जाने लगा वह मुझे बहुत ही अजीब लगने लगा, इसलिए मैं वापस आ गया। एमसी कहता है अच्छा। फिर एमसी उससे कहता है कि क्या तुम एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो। वह कहता है क्या मैं मार्शल आर्टिस्ट बन सकता हूँ। एमसी कहता है हाँ, अगर मैंने एक बार बोल दिया तो तुम मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हो। फिर वह शॉपकीपर कहता है मास्टर का धन्यवाद। फिर वह उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर आज से मुझे आप गाइड करिए। एमसी कहता है सीनियर ब्रदर। फिर एमसी अपनी पावर से वहाँ एक रखे मेज के टुकड़े एक टुकड़े को अलग कर देता है, जिसे देखकर वह भी हैरान हो जाता है और कहता है क्या इनर कोर रिदम के मास्टर। मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई। फिर एमसी बताता है कि एज एक रिस्ट्रिक्शन है जो किसी की पावर को छुपाता है, इसलिए आप एज पे यकीन ना करें और बंदे की स्ट्रेंथ पर भरोसा रखें। यह देखकर वह कहता है मास्टर मुझे माफ़ करिएगा अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी। फिर एमसी कहता है कोई नहीं, अभी तुम मेरे डिसेबल बनने के लायक नहीं हो, फिलहाल कि मैं तुम्हें अपना हेल्पर बना रहा हूँ। फिर वह कहता है धन्यवाद मास्टर। फिर उसके बाद एमसी कहता है कि अब से कुछ समय बाद मैं आऊँगा और तुम्हें कुछ टेक्निक्स सिखाऊंगा, तब तक तुम प्रैक्टिस करते रहो। फिर एमसी अपने डिसेबल से कहता है कि आज से कुछ समय बाद मैं यहाँ आऊँगा और तुम्हें कुछ अच्छी टेक्निक सिखाऊंगा, लेकिन तब तक के लिए तुम खुद ही कल्टीवेट करते रहो। यह सुनने के साथ ही उसका डिसेबल कहता है कि मास्टर का धन्यवाद, अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। एमसी कहता है कोई बात नहीं। थोड़ी दूर जाने के बाद एमसी कहता है कि मैंने तो अपने डिसेबल का नाम भी नहीं पूछा, चलो छोड़ो, मैं अपने डिसेबल का नाम अगली बार ही पूछ लूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में एमसी के हाउस का दिखाया जाता है जहां एमसी ने उस स्टोन को ओपन कर लिया होता है और उसकी मदद से एक क्यूआई रिफाइनिंग एरे बना लिया होता है, जिससे वह आसपास की क्यूआई को इकट्ठा करके अपनी कल्टीवेशन को और ज़्यादा तेज़ कर सके। इसके बाद हमें यान फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ यान फैमिली की लेडी यान कुंगसी, जो कि एमसी की फ्योंसी भी है, उसे दिखाया जाता है और उसके साथ में एक मेड भी होती है। उसकी मेड उसे बताती है कि आपकी और चेन्मू की मैरिज को कैंसिल कर दिया गया है, अब आपको उसके साथ ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं है और आपका नाम भी अब उसके साथ कभी नहीं आएगा। फिर वह लेडी कहती है ये किसने किया, मेरी मर्ज़ी, मैं किसी के साथ शादी करती हूँ कि नहीं करती हूँ ये मेरी मर्ज़ी है और यांगजिन सिटी का भविष्य मेरे ही हाथों में है। इसके बाद वह कहती है कि हमारे लिए जल्दी से एक फ़्लाइट बुक करो, मैं आज ही चाइसेंग सिटी जाऊँगी। वह कहती है चाइसेंग सिटी, बिना यान फैमिली के हेल्प के आप चाइसेंग सिटी नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ हम मर भी सकते हैं। आपके पास कोई पावरफुल मास्टर भी नहीं है जो आपकी उधर मदद कर सके। वह कहती है क्यों नहीं, चेन्मू अब एक पावरफुल मास्टर हो गया है
और वैसे भी अगर किसी को मुझे मारना ही होगा तो वह यान फैमिली में भी मार सकता है। फिर वह मेट कहती है, क्या चेनमू, पर इस मैरिज कैंसिलेशन की न्यूज़ सुनने के बाद क्या आपकी वो मदद करेगा? फिर वह लेडी कहती है कि वह मदद करे या ना करे या उसकी मर्जी है, हमें तो बस वहाँ एक बार जाके देखना ही होगा। हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमसी अपने रूम में बैठ के कल्टीवेट कर रहा था और फिर एमसी हमें बताता है कि इस क्यूआई रिफाइनिंग एरे की मदद से मैंने इतनी क्यूआई इकट्ठी कर ली है जिसकी मदद से मैं क्यूआई रिफाइनिंग के सेक्रेट स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लूँ। इसके बाद एमसी क्यूआई रिफाइनिंग के सेक्रेट स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लेता है और फिर से कल्टीवेट करने लग जाता है और अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने लग जाता है। इसके बाद एमसी हमें बताता है कि ये आज वही दिन है जिस दिन यान फैमिली ने मैरिज कैंसिल कर दी थी और इसी के बाद मेरी लाइफ और बेकार हो गई। लेकिन तभी एमसी का फ़ोन बजता है और उस पे लिखा होता है याओ याओ, मतलब एमसी को याओ याओ ने कॉल की थी। और फिर एमसी कहता है क्या हुआ? याओ याओ उसे बताती है कि आज हमारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग है और मेरी मदर ने कहा है कि तुम अपने कुछ क्लासमेट्स और दोस्तों को बुला लो और मैं सबसे पहले तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ और मैंने कुछ क्लासमेट को भी बुलाया है। एमसी कहता है ठीक है, तुम मुझे अपने रेस्टोरेंट की लोकेशन भेज देना और टाइम भी बता देना, मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग में ज़रूर आऊँगा। इसके बाद हमें यायो के रेस्टोरेंट का बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां एमसी पहुंच चुका था और एमसी को लेने के लिए यायो और यायो की मदर भी आ गई थी। फिर चन्मू को देखते ही यायो की मदर कहती है, अच्छा तुम हो चन्मू? यायो सुबह से तुम्हारी ही तारीफ की जा रही है और वह तुम्हारी तारीफ करते करते थक नहीं रही। फिर यायो की मदर को देखते ही एमसी भी यायो की मदर को रिस्पेक्ट शो करता है और कहता है, आंटी आपका बिजनेस ऐसा ही बढ़ता रहे। यह सुनकर तो याया की मदर भी खुश हो जाती है और कहती है, हाँ तुम्हें पता है कि बड़ों से बात कैसे करते हैं, तभी तो याया तुम्हारी इतनी तारीफ की जा रही है। इसके बाद याया शर्मा जाती है और अपनी मदर से कहती है कि मेरे और भी क्लासमेट अंदर इंतज़ार कर रहे हैं, आप प्लीज़ अंदर चले जाइए, मैं भी जन्मों को अंदर लेके जाती हूँ। फिर एमसी अपने जेब से एक रेड कार्ड निकालता है और बताता है कि यह रेड कार्ड मैं याया को उसके रेस्टोरेंट ओपनिंग की खुशी में गिफ्ट देने के लिए लाया था, पर इसके अंदर काफ़ी पैसे हैं और इतने पैसे देखकर यायो और यायो की मदर इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर एमसी सोचता है कि मैं इसे रिसेप्शन पर रख लूँगा, बाद में यायो या फिर यायो की मदर उसे देखकर एक्सेप्ट तो कर ही लेंगे, इससे उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि यह गिफ्ट मैंने दिया है। फिर एमसी उसे रेड कार्ड को रिसेप्शन में रख देता है और फिर वह यायो के साथ अपनी क्लासमेट को मिलने चले जाता है। फिर याया और चन्मू दोनों एक साथ अपने क्लासमेट के सर्कल में चले जाते हैं जहाँ उनके सारे क्लासमेट बैठे हुए थे। फिर तभी चन्मू को देखकर सारे क्लासमेट गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि इस बास्टर्ड की हिम्मत तो देखो, ये याया को टच किए हुए। तभी एमसी का क्लासमेट एमसी से कहता है कि तुम यहाँ पे बैठ जाओ। फिर एमसी हमें बताता है कि यह मेरा एक अच्छा दोस्त है और इसका नाम जाओगंग है। फिर एमसी वहाँ पे बैठ जाता है। फिर तभी एक क्लासमेट याया से कहता है कि तुम भी बैठ जाओ, हम तुम्हारे साथ आज बात करेंगे और यह भी देखेंगे कि तुम्हारा खाना कैसा है। फिर यायो कहती है, हाँ हाँ मैं भी बैठती हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा खाना प्रिपेयर करी हूँ। इसके बाद यायो वहाँ बैठने ही वाली होती है, तभी जाओगंग कहता है, यायो तुम यहाँ पे बैठ जाओ, मैं कहीं दूसरी जगह पे बैठ जाऊँगा। यह सुन के यायो कहती है थैंक यू। फिर जाओगंग चन्मू से कहता है कि चन्मू यह मेरे तुम्हारे ऊपर एक फेवर है। चन्मू कहता है, इसमें फेवर की क्या बात है। इसके बाद यायो चन्मू के बगल में बैठ जाती है जिसे देखकर सभी लड़कों को गुस्सा आ जाता है और वह कहते हैं, इस चन्मू की इतनी हिम्मत कि ये यायो के बगल में बैठे। लेकिन तभी दो लड़के एमसी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और प्लान बना रहे होते हैं कि एमसी को कैसे टारगेट करे। तभी एक लड़का कहता है, जाओ हाओ आज तुमने यायो के रेस्टोरेंट ओपनिंग के लिए कौन सा गिफ्ट प्रिपेयर किया है। फिर जाओ हाओ बड़ी शान से कहता है कि आज के लिए मैंने द ट्री ऑफ फॉर्च्यून लाया है जो कि यायो के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर तभी वो चन्मू से कहते हैं, चन्मू तुमने क्या लाया? मैंने तुम्हें देखा था, तुम तो खाली हाथ आए थे। क्या तुम इतने बेशरम हो सकते हो कि तुम खाना ठूसने ही खाली हाथ आ गए और यायो के लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लाए? हाँ मुझे याद आया, तुम्हारे पास एक शायद रेड पैकेट भी था, तो उस रेड पैकेट में आखिर था क्या, $10 या $20? यह देखकर तो सभी लड़के उस पर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, कोई कितना बेशरम हो सकता है। यह देखकर तो जागोंग कहता है, चन्मू तुम भी तो कुछ बोलो, तुम यहाँ पे चुप क्यों बैठ रखे हो। लेकिन तभी चन्मू का साइड लेते हुए यायो कहती है कि मुझे किसी के गिफ्ट से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस इतना चाहिए था कि मेरे सारे क्लासमेट यहाँ आ गए हैं, प्लीज़ आज के लिए तुम ये सब रोक दो और ये किसी को बुली करना छोड़ दो। ये सब देखकर तो सभी लड़के गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि चन्मू लड़की के पीछे छुप रहा है। लेकिन तभी एमसी बोलता है कि तुम मुझे प्रवोक कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इजीली बुली हो जाऊंगा? तभी जाओहाओ कहता है कि एक ट्रांस क्या डिजर्व भी करता है मुझसे बुली होना? यह सुन के तो याओ को गुस्सा आ जाता है और याओ कहती है कि जाओ हाओ अब बस चुप करो,
अगर तुम ज़्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे गिफ्ट को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दूंगी। यह सुन के तो याओ भी चुप हो जाता है और कहता है, याओ गुस्सा मत करो, मैं अब चुप होऊंगा। और कहता है, ऑल राइट ऑल राइट। इसके बाद याओ सोचता है कि एक बार तुम मेरे हाथ तो आओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि जाओ किस खेत की मूली है। इसके बाद एमसी समझ जाता है कि जाओ हाउ कुछ प्लानिंग कर रहा है यहाँ कुछ प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए। इसके बाद वहाँ वो एक स्पेल पढ़ने लग जाता है और कहता है कि अब तुम मरो। तभी वहाँ यायो की मदर आ जाती है और कहती है कि ये रेड कार्ड वहाँ पे छोड़ रखा था, ये रेड कार्ड किसका है। तभी वो जैसे ही वह रेड कार्ड खोलती है, उसके अंदर एक कई सारे पैसे होते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी यायो कहती है, चन्मू क्या ये तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारे ही पास ऐसा एक रेड पैकेट था। चन्मू कहता है, हाँ हाँ। ये देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर यायो की मदर कहती है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मैंने इसमें से $100 ले लिए हैं और बाकी का यायो तुम एमसी को वापस कर देना। यह सुन के तो यायो कहती है, ठीक है मदर। फिर यायो चन्मू के पास जाती है और कहती है, तुमने सुन लिया मदर ने क्या किया, क्या कहा। और एमसी भी कहता है, ऑल राइट। और फिर यायो बाकी के पैसे एमसी को वापस कर लेती है। यह देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। याओगंग कहता है कि किसने कहा था कि मेरा ब्रदर कोई गिफ्ट नहीं लेके आया। मेरे ब्रदर ने जो गिफ्ट लाया है वह तुम सबसे बहुत ही महंगा है। यह सुन के तो सभी लड़के इधर उधर देखने लग जाते हैं। और जाओ सोचता है कि पक्का ये किसी पर्पस के लिए ये सब कर रहा है, नहीं तो इतना महंगा गिफ्ट ये याओ को क्यों ही देगा। इस जैसे डांस के पास इतने सारे पैसे कैसे आए। याओ उड़ता है और कहता है, दोस्तों तुम लोग खाओ, मैं ज़रा रेस्टरूम होके आया। और सभी लोग अपना खाना एंजॉय करने लग जाते हैं। लेकिन एमसी को तो पता होता है कि या जाओ रेस्टरूम टॉयलेट करने नहीं जा रहा, बल्कि प्लानिंग करने जा रहा है कि कैसे याओ की ओपनिंग पार्टी में यहाँ कुछ गड़बड़ क्रिएट कर सके। होता भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही जाओ रेस्टोरेंट पहुँचता है, वह किसी को कॉल करता है और कहता है, जल्दी से यहाँ कुछ गुंडे भेजो और कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करो। थोड़ी देर बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ एक गुंडों का ग्रुप आता है और कहने लग जाता है कि यहाँ का बॉस कौन है। लेकिन तभी याओ उनके पास जाती है और कहती है कि आज कोई भी कस्टमर यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि आज ओपनिंग पार्टी है, कृपया करके आप कल आइए। लेकिन तभी वह याओ के पास आकर कहते हैं कि तुम तो बहुत ही सुंदर लड़की हो, कम ऑन और मेरे ब्रदर से बात करो। यह सुनकर तो याओ डर जाती है। लेकिन तभी वह याओ की मदर आ जाती है और उनसे कहती है कि बताओ तुम क्या करना चाहते हो और तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी याओ की मदर को देखते ही वह गुंडे कहते हैं, अच्छा तुम यहाँ की बॉस हो और तुम हमसे पूछ रही कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। तो सुनो, यहाँ जितनी भी कई दुकानें हैं इस स्ट्रीट में, ये हमारे द्वारा कंट्रोल की जाती है और ये है हमारे लीडर ब्रदर हो। तभी ब्रदर हो कहता है, हाँ अगर तुम चाहती हो कि यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो तो यहाँ पर मंथ हमें पैसे देने पड़ेंगे और एक साल में हमें $1 लाख देने पड़ेंगे अगर तुम चाहती हो कि यहाँ कोई दिक्कत ना आए। नहीं तो हमारे पास ऐसे कई रास्ते हैं जिससे हम तुम्हारे रेस्टोरेंट को कभी भी तबाह कर सके। लेकिन यायो की मदर कहती है, भाड़ में जाओ तुम, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सच में पैसे दूंगी। ये क्या, ये तो एक रॉबरी है, यहाँ कोई मूवी नहीं चल रही कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी। ब्रदर वो कहता है, वो तुम्हारी ऊपर है, तुम पैसे दोगी तो तुम्हारी दुकान रहेगी, तुम पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हारी दुकान को तोड़ देंगे। तभी उसकी मदर कहती है कि मैंने कानून की मदद से यहाँ दुकान खोली है, मैं पुलिस को कॉल कर लूँगी। लेकिन तभी ब्रदर हु कहता है कि पुलिस को। तभी ब्रदर हु अपने लड़के से कहता है कि पुलिस को कॉल करो और उसी का लड़का पुलिस को कॉल करने लग जाता है, पर पुलिस कॉल नहीं उठाती। इससे पता चलता है कि ब्रदर हु की पहचान बहुत ही ऊपर ऊपर तक है। और तभी यायो के क्लासमेट कहते हैं कि यायो हमें जाना चाहिए, मेरे फादर ने कहा था कि आज जल्दी घर आ जाना है। यायो भी देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, ठीक है रोड पर संभल के जाना। लेकिन तभी यायो जोर से चिल्लाता है और कहता है, तुम सभी गद्दार हो, तुम सभी कावड़ हो। आज यायो की फैमिली मुश्किल मुश्किल में है तो तुम उसे छोड़ के जा रहे हो। मैंने आज से नीच मैंने आज से पहले इतने नीच आदमी कभी नहीं देखे। ये सुनकर तो सभी लोग डर जाते हैं और कहते हैं और सोचते हैं कि या जाओहाव में बहुत ही दम है, वह ब्रदर हु के सामने बोलने का दम रख रहा है। और पर फिर जाओहाव कहता है कि मैं कोई ऐसा नहीं हूँ जो रेड पैकेट पे पैसे दे। तभी यह सुन के तो एमसी को गुस्सा आ जाता है और एमसी अपना ऑरा रिलीज करता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। और ब्रदर हु भी सोचता है कि हाँ, इस लड़के के पास कुछ तो स्किल है। Hey guys, like and share this video. If you like the video, please subscribe our channel.